हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हम फिर से डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो है कि रिपीटेड है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज की लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए। और आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दिया है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोरी। कह रहा है जो कहानी की विशेषता है वो क्या है, कौन कौन सी कहानी की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आप आंसर में देख सकते हैं कि द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोरी हैव बीन आइडेंटिफाइड। जो कहानी की विशेषताएं है, निम्नलिखित विशेषताएं जो कि परिभाषित की गई है, पहचानी गई है, बताई गई हैं। वो कौन कौन सी विशेषताएं कहानी की। तो पहली विशेषता आप लिख सकते हैं कि ए स्टोरी इज ए स्मॉल कंपोजिशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो स्टोरी होती है, जो कहानी होती है, वह इंग्लिश साहित्य की, अंग्रेजी साहित्य की एक छोटा सा निबंध के रूप में होता है, एक छोटा सा कंपोजिशन होता है। ठीक है, सेकंड आप देख सकते हैं इट इज़ ए स्मॉल प्रोज। ये एक स्मॉल गद्य होता है, डिस्क्रिप्टिव एम नैरेटिव, जो वर्णनात्मक और जो कि व्याख्यात्मक होता है। कह रहा है कि प्रोज का ये छोटा सा प्रोज होता है, एक छोटा गद्य होता है। ठीक है, जो एक व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक होता है। थर्ड आप लिख सकते हैं कि इट इज़ एन इफेक्टिव मीडियम फॉर एजुकेटिंग द ट्रेनिंग इन स्मॉल चिल्ड्रेन। यह एक प्रभावशाली माध्यम होता है फॉर एजुकेटिंग, पढ़ाने के लिए या शिक्षा देने के लिए, एंड ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देने के लिए। यह शिक्षण और प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रभावशाली क्या है, माध्यम है। स्मॉल चिल्ड्रेन मतलब छोटे बच्चों को। ठीक है, जो कहानियाँ होती हैं वो छोटे बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रभावशाली क्या होती है, विधि अथवा माध्यम होती है। फोर आप लिख सकते हैं इट इज़ द नीड ऑफ आवर माइंड्स दैट प्रोवाइड्स मेंटल सेटिस्फैक्शन। ये हमारे मस्तिष्क की क्या एक ज़रूरत होती है, जो मानसिक जो है कि संतुष्टि प्रदान करती है या अवगत कराती है। प्रोवाइड्स का मतलब होता है अवगत कराती है, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। इट इज़ वेरी यूजफुल लिटरेचर फॉर चिल्ड्रेन। ये जो स्टोरी होती है वो बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी अथवा लाभप्रद जो है कि साहित्य होता है। पांचवा लिख सकते हैं स्टोरी प्रेजेंट द रियल लाइफ सिचुएशन इवेंट्स इन अट्रैक्टिव एंड आर्टिस्टिक वे। और स्टोरी प्रेजेंट्स में जो कहानी होती है वो दर्शाती है, बताती है द रियल लाइफ सिचुएशन, जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को कहानी क्या करती है, बताती है। ठीक है, इन अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक रूप में, एंड आर्टिस्टिक वे मतलब एक कलात्मक रूप में, एक कलात्मक तरीके से और एक आकर्षित रूप में, जो है कि किसी परिस्थिति अथवा घटना के जो वास्तविक जीवन से संबंधित होता है उसको क्या करती है, दर्शाती है। ए स्टोरी प्रेजेंट द रियल लाइफ सिचुएशन इवेंट्स इन अट्रैक्टिव एंड आर्टिस्टिक वे। आर्टिस्टिक वे का मतलब होता है कलात्मक तरीके से। ठीक है, छठवां आप लिख सकते हैं ए स्टोरी द स्मॉल डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन। जो कहानी होती है वो छोटी सी वर्णनात्मक कंपोजिशन होता है, विच इज़ रीड इन वन सीटिंग, जिसे एक सीटिंग में जो है कि पढ़ा जाता है। आपको नोवेल और स्टोरी में डिफरेंस पिछले वीडियो में बताए थे, तो आपको ये वाला टॉपिक सब बताए थे कि जो कहानी होती है उसको एक ही सीटिंग में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, सातवां आप लिख सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग इज आल्सो एन इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। जो कहानी बताना होता है, कहानी सुनाना अथवा बताना होता है, इज आल्सो एन इफेक्टिव मेथड, एक प्रभावशाली विधि भी है ऑफ टीचिंग। ठीक है, जो कहानी बताना होता है वह शिक्षण विधियों में से एक क्या होती है, प्रभावशाली विधि भी होती है। आठवां आप लिख सकते हैं द मेन फोकस ऑफ स्टोरी इज एंजॉयमेंट ऑफ द टीचर। जो मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य जो फोकस होता है कहानी का, वो शिक्षक को आनंद प्रदान करना अथवा शिक्षक को आनंदित करना या फिर मनोरंजन करना होता है। अ स्टोरी हैज़ इट्स इफेक्ट ऑन द रीडर्स। जो कहानी होती है ना, कहानी होती है अपने पाठकों को प्रभावित करती है। इट्स इफेक्ट्स ऑन द रीडर मतलब जो कहानियाँ होती है इसके पाठकों पर प्रभाव डालती है। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ स्टोरी इज़ रियल एंड नेचुरल। जो कहानी द लैंग्वेज ऑफ स्टोरी इज रियल, जो कहानी की भाषा है वो वास्तविक होती है, एंड नेचुरल और क्या होती है, प्राकृतिक होती है। नॉट द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, कोई एक मानक भाषा नहीं होती है। तो आप कहानी में ये भी लिख सकते हैं। 11 नंबर आप लिख सकते हैं ये स्टोरी हैज़ नो थीम। जो कहानी होती है उसका कोई भी कथा वस्तु अथवा विषय वस्तु नहीं होती है। इट मे आर मे नॉट हैव करेक्टर, इसमें हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है कोई करेक्टर, कोई जिसको बोलते हैं चरित्र अथवा रोल, कोई भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, 12 आप लिख सकते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू एनी इवेंट्स ऑफ लाइफ। जो कहानी होती है वो कहाँ जीवन के किसी घटना से संबंधित होती है, प्रॉब्लम समस्या से संबंधित होती है, आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी कठिन परिस्थिति
की समस्या अथवा जीवन की किसी समस्या से संबंधित होती है, टू द ओवरकम, जो जीवन में आई रहती है, ठीक है। इट हैज़ द क्यूरियसिटी एंड एंग्जाइटी, इस जो कहानी होती है उसमें जिज्ञासा और चिंता दोनों होती है, जिज्ञासा और चिंता दोनों होती है। इस प्रकार से आप जो कहानी की विशेषता उसको लिख सकते हैं। इसमें से अगर आप 5 से 7 भी लिख सकते हैं तो आपको का पूरा नंबर एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 लिख दिया, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिबेट इन इंग्लिश टीचिंग। करा है कि इंग्लिश टीचिंग में, ठीक है, जो डिबेट कराए जाते हैं, वार्तालाप कराए जाते हैं, ठीक है, उसके बहस कराई जाती है, उस बहस के क्या महत्व है, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंस, उसके अर्थ, उसके महत्व के अर्थ को समझिए। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन के डिक्शनरी उसके अनुसार डिबेट इज ए फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ आर्गूमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ ए क्वेश्चन बिफोर एन ऑडियंस अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर यूज्ड एज फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग इन पब्लिक। कह रहा है जो डिबेट होता है वो एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है व्यक्त करना, ठीक है, बातों को दूसरे के सामने पेश करना, ठीक है। जो डिबेट होता है एक फॉर्मल क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है ऑफ आर्गूमेंट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों के द्वारा एक बहस के रूप में एक क्या होता है, पेशकश होता है, मतलब अपनी बातों को लोग रखते हैं। आप क्वेश्चन प्रश्न रख करके बिफोर एन ऑडियंस, किसी एक श्रोता के सामने, इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर, जो एक मानक विधियों के हिसाब से होता है, एक मानक तौर तरीकों के हिसाब से होता है, यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग इन पब्लिक, जो कि पब्लिक के बीच में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। स्पीकिंग एंड कम्पिटिटिव, बोल करके या फिर प्रतियोगिता के रूप में, इन ट्रामल एंड इंटर कॉलेज स्टूडेंट एक्टिविटीज़, या फिर इंटर कॉलेज के स्टूडेंट थे उनके क्रियाविधि के रूप में। या डिबेट जो कि विद्यार्थियों के बीच में क्या क्या करता है, तो पहला आप लिख सकते हैं कि डिबेट डेवलप द फ्री थिंकिंग फॉर ऑफ स्टूडेंट। जो डिबेट होता है, ठीक है, जो बहस होती है, क्वेश्चन आंसरिंग होती है, ठीक है, वो क्या करता है, डेवलप द फ्री थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट। जो छात्र होते हैं उनके स्वतंत्र सोच को क्या करता है, विकसित करता है। जो उनका सोचने की क्षमता होती है उसको क्या करता है, विकसित करता है। बिकॉज क्योंकि दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज, मतलब कि दे आर फ्री टू एक्सप्रेस, और वे स्वतंत्र होते हैं अपने खुद के विचारों को अभिव्यक्त करने में। जो अपने खुद के विचारों को अभिव्यक्त करने में वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। रिलेटेड टू द शेड्यूल्ड टॉपिक, जो निश्चित एक टॉपिक होती है उससे संबंधित, ठीक है, अपने खुद के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए फ्री होते हैं, ठीक है। डिबेट ये विद्यार्थियों के अंदर जागृत अथवा विकसित करता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि रिमूव द हेजिटेशन ऑफ द स्टूडेंट। ये जो है कि जो छात्र होते हैं उनके हेजिटेशन अथवा हिचकिचाहट को क्या करता है, खत्म करता है। रिमूव्स का मतलब दूर करता है अथवा हटाता है। एंड इनेबल देम टू डिलीवर लेक्चर बिफोर द ऑडियंस, ठीक है, जो ऑडियंस होते हैं, जो श्रोतागण होते हैं, उनके सामने अपने लेक्चर को डिलीवर करने में, मतलब बोलने में अथवा बताने में, ठीक है, योग्य बनाता है डिबेट्स, ठीक है। थर्ड आप लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द सब्जेक्ट मैटर डीपली टू पार्टिसिपेट इन डिबेट। इन द डिबेट, जो डिबेट कराए जाते हैं उन डिबेट में जो छात्र होते हैं उनको बहुत ही आवश्यक हो जाता है क्या करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। जो जिस सब्जेक्ट पर डिबेट होना है उस विषय पर छात्र जो होते हैं, छात्रों को गहरा अध्ययन करने की ज़रूरत होती है ताकि वो डिबेट में भाग ले सकें। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द सब्जेक्ट मैटर डीपली टू पार्टिसिपेट, मतलब भाग लेने के लिए इन द डिबेट, डिबेट में भाग लेने के लिए, ठीक है, जो छात्र होते हैं उनको सब्जेक्ट से संबंधित गहरा जो है कि अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। इन दिस वे, इस तरीके से डिबेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिबेट होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फॉर द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अध्ययन के दृष्टिकोण से देखा जाए, अध्ययन के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो डिबेट जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चौथा आप लिख सकते हैं इट डेवलप्स द हेल्दी सेंस ऑफ द रिवायरली इन द स्टूडेंट। ये जो होता है डिबेट्स जो होता है वो विद्यार्थियों में जो एक स्वस्थ मस्तिष्क का जो है कि विकास करता है, स्वस्थ जानकारी का विकास करता है। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एमंग द स्टूडेंट। जो डिबेट होता है वो छात्रों के बीच में जो है कि एक आत्म विश्वास की भावना को क्या करता है, जागृत करता है अथवा विकसित करता है। तो इस प्रकार से आप डिबेट के बारे में लिख सकते हैं कि इंग्लिश में जो है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो है कि डिबेट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है और उसके क्या क्या अर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आप देखिए, दिया है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग पोएट्री। पोएट्री का मतलब होता है पद्य अथवा कविता इत्यादि पढ़ाने का इंग्लिश में क्या महत्व होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि पोएट्री फासेंस अपॉन एन ऑब्जेक्ट। जो पोएट्री होती है एक किसी एक व्यक्ति अथवा किसी वस्तु पर क्या होती है, लिखी होती है। एंड टर्न्स इट इनटू ए शेप ऑफ ब्यूटी। ये जो है कि इट टर्न्स मतलब बदलती है, एंड टर्न्स इट मतलब ये बदलती है, इनटू ए शेप ऑफ किसी एक आकृति को सुंदरता में क्या करती है, बदल देती है। आर इट सीज
इंटरनल ब्यूटी इन ऑर्डिनरी, मतलब साधारणता में, ठीक है, इसकी जो सुंदरता देखी जाती है। एंड कॉमन थिंग्स, और साधारण चीज़ों में इट रेज द मटेरियल वर्ड्स टू हायर स्टेट। ये क्या करता है कि जो मटेरियल होता है, कोई भी विषय वस्तु है सांसारिक रूप से, उसको एक उच्च स्तर पे क्या करता है, उठाता है। द वैल्यू ऑफ टीचिंग पोएट्री, द वैल्यू ऑफ टीचिंग पोएट्री इन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एट द सेकेंडरी स्कूल लेवल इज इमेंस, ठीक है। द वैल्यू ऑफ टीचिंग पोएट्री का मतलब होता है कि जो पद्य होते हैं उनके पढ़ाने का जो मूल्य है, जो वैल्यू है इन इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, इंग्लिश भाषा में, कोर्स एट इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एट द सेकेंडरी स्कूल से, मतलब माध्यमिक स्कूल के स्तर पर, इज इमेंस मतलब पर्याप्त है, ठीक है। इट लीड्स, ठीक है, इट लीड्स एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सनालिटी ऑफ द पीपल्स, कि जो पोएट्री होती है, लीड्स मतलब नेतृत्व करती है या फिर दिशा देती है, टू एन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ होल पर्सनालिटी ऑफ पीपल, जो शिक्षार्थी उनके व्यक्तित्व, पूरे व्यक्तित्व को विकसित करने को चारों तरफ से क्या करती है, निखारती है अथवा नेतृत्व करती है, जो पोएट्री होती है, ठीक है। पर्टिकुलरली विशेष रूप से इमोशनल, जो इमोशनल होता है, जो जिसको हम बोलते हैं संवेग या मनोवेग जो बोलते हैं, विशेष रूप से छात्रों के व्यक्तित्व, पूरे व्यक्तित्व को क्या करती है, विकसित करती है, जो पोएट्री होती है। द स्टडी ऑफ पोएट्री अफोर्ड ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दिस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी टू डेवलप विच में रिमेन्स, ठीक है। कह रहा है द स्टडी ऑफ द पोएट्री, जो पोएट्री का स्टडी अध्ययन है, अफोर्ड मतलब लाभान्वित करता है या फिर आगे बढ़ाता है, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एक बड़ा अवसर फॉर दिस एस्पेक्ट, इन सभी पहलुओं के लिए, आप पर्सनालिटी, ठीक है, टू डेवलप जो व्यक्तित्व के विकास के पहलुओं, इन पहलुओं के लिए एक अवसर प्रदान करता है, क्या, पोएट्री, विच में अनडेवलप्ड इन द प्योरली इंटेलेक्चुअल करिकुलम, विच में जो हो सकता है, रिमेन मतलब बचा हुआ हो सकता है, अनडेवलप्ड मतलब जो चीज़ें अविकसित हैं या फिर जिनका विकास नहीं हो रहा है, ठीक है, उनको जो कि बौद्धिक पाठ्यचर्चा के रूप में पूर्ण रूप से क्या करती हैं, विकसित करती हैं। बाय टीचिंग देम द बेस्ट पोएट्री दैट इज विद इन देयर रीच, वी आर गिविंग आवर पीपल ए मीन्स ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, एस्थेटिक परसेप्शन इन द स्टेज ऑफ heightened awareness and sensitivity that is generated by the shrinking imaginary rhythm, रिमाई एंड डिवाइसेस ऑफ पैटर्न एंड अरेंजमेंट। कह रहा है बाय टीचिंग देम मतलब उनको पढ़ाते वक्त, मतलब जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते, ठीक है, पढ़ाते समय, द बेस्ट पोएट्री, जो अच्छी पोएट्री होती है, ठीक है, दैट इज वो पोएट्री होती है, इज विद इन देयर रीच मतलब उनके पहुँच के अंतर्गत, ठीक है। वी आर गिविंग आवर पीपल्स, हम अपने शिक्षार्थियों को, जो शिक्षक होते हैं अपने शिक्षार्थियों को दे रहे होते हैं, ये मीन्स ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, एक संवेगात्मक अभिव्यक्ति दे रहे होते हैं, ठीक है, एंड एस्थेटिक परसेप्शन इन द स्टेट ऑफ हाइटेंड अवेयरनेस, और एक महत्वपूर्ण जो है कि उच्च रूप से अवस्था की जानकारी दे रहे होते हैं। एंड सेंसिटिविटी का मतलब होता है जो चीज़ें संवेदनशील हो, दैट इज जनरेटेड बाय द श्रिंकिंग इमेजिनरी, दैट इज जो उत्पन्न की जाती है बाई श्रिंकिंग इमेजरी मतलब कल्पना के द्वारा जो चीज़ें, कविताओं में क्या होता है, चीज़ें काल्पनिक होती हैं, ठीक है, उनको काल्पनिक चीज़ों से वास्तविक चीज़ों से तुलना करके चीज़ों को बताया जाता है, ठीक है, तुलनात्मक कभी होता है, कभी इमोशनली होता है, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से विद्यार्थी को बेनिफिट होता है। दैट इज जनरेटेड बाय द श्रिंकिंग इमेजिनरी, जो कि किसी भी तथ्य को श्रिंकिंग इमेजिनरी के मतलब होता है काल्पनिक चीज़ों से उत्पन्न होती हैं, जैसे रिदम, रिमाई एंड डिवाइसेस ऑफ पैटर्न अरेंजमेंट, जो है कि एक अच्छे पैटर्न और एक अच्छे व्यवस्थित क्रम में उनको क्या किया जाता है, बनाया गया होता है पोएट्री को। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दिया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि 2022 में पूछा गया है। दिया है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड का मतलब होता है द्विभाषिक विधि पर, ठीक है, एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है। बाइलिंगुअल मेथड ऐसा होता है कि जब कोई भी शिक्षार्थी अथवा शिक्षक या फिर कोई भी व्यक्ति जब दो भाषाओं का जिसको ज्ञान होता है उसको बोलते हैं वो बाइलिंगुअलिज्म है, मतलब कि वो द्विभाषिक व्यक्ति है। और जब किसी भी पठन कार्य में अथवा लेखन कार्य में जब हम द्विभाषा का प्रयोग करते हैं तो उस विधि को बोलते हैं बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ राइटर्स इंग्लिश के उन्होंने बाइलिंगुअल मेथड को किस प्रकार से डिफाइन किया है उसको हम देख लेते हैं। जैसे देखिए दिया है डॉक्टर C.J. डॉनसन ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स, ठीक है, कह रहा है कि जो डॉक्टर डॉनसन है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज वेल्स के यूनिवर्सिटी कॉलेज के वाज द ओरिजिनेटर ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। जो बाइलिंगुअल मेथड है उसके ओरिजिनेटर मतलब
उन्होंने इस उत्पत्तिकर्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर संपादक बोल सकते हैं, उन्होंने बाइलिंगुअल मेथड की उत्पत्ति की थी। किसने? डॉक्टर सीजे डॉनसन ने, ठीक है। द वर्ड बाइलिंगुअल, जो शब्द है बाइलिंगुअल, मीन्स ए पर्सन हु यूज टू लैंग्वेज फ्लुएंटली। अभी आपको बताया हूँ कि द वर्ड जो बाइलिंगुअल जो है, जिसको बोलते हैं द्विभाषिक, द्विभाषिक का अर्थ होता है कि ए पर्सन हु यूज टू लैंग्वेज फ्लुएंटली, मतलब एक प्रवाहित रूप से, एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से कोई भी व्यक्ति जो दो भाषाओं को जानता है या फिर प्रयोग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाइलिंगुअल बोलते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इट एज ए पर्सन हु नो टू लैंग्वेज। हम इसको ऐसे समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है? दो भाषाओं को जानता है। लिखा है ना साफ साफ कि हु नोज टू लैंग्वेज, जो दो भाषाओं को जानता है। हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा को, एंड टारगेट लैंग्वेज, और अपनी टारगेट लैंग्वेज को। जैसे टारगेट लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि जैसे इंग्लिश हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा होगी, और इंग्लिश अगर हम सीख रहे हैं तो इंग्लिश हमारी क्या होगी? टारगेट लैंग्वेज होगी। तो हम दो भाषाओं को जानते हैं, तो दो भाषा हम क्या कहलाएंगे? बाइलिंगुअलिज्म, मतलब हम द्विभाषिक हैं। और ये जो विधि है, इस विधि को कहा जाएगा बाइलिंगुअल मेथड। इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, सभी लोग जानते हैं कि जो इंग्लिश है वो क्या? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। द वर्ल्ड बिकम मोर आर लेस बाइलिंगुअल, जो संसार है वो अधिक रूप से जो है क्या? द्विभाषिक है अथवा नहीं है। इट इज़ राइट टू कंडीशन, ये किस पर निर्भर करता है? ये परिस्थिति पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति एक भाषा जानता है अथवा बहुत सारी भाषा जानता है। इन दिस मेथड, इस विधि में मदर टंग इज यूज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इस विधि में मतलब बाइलिंगुअल विधि में, द्विभाषिक विधि में जो मातृभाषा होती है, इज यूज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों के अर्थ को ना, शब्दों के अर्थ को समझने के लिए अथवा एक्सप्लेन करने के लिए मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है बाइलिंगुअल मेथड में। जैसे फ्रेज हो गया, इडियम हो गया, जैसे मुहावरे हो गए, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, जैसे वाक्य की संरचना हो गई, इन ग्रामेटिकल रूल, जैसे व्याकरण के कुछ नियम हो गए, उन सभी चीज़ों के वर्ड्स को, फ्रेज को, इडियम को, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल रूल्स आदि के अर्थ को समझने के लिए अथवा एक्सप्लेन करने के लिए मातृभाषा का प्रयोग इस विधि में किया जाता है, ठीक है। दिस मेथड कैरियज द मेरिट्स ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये जो विधि होती है बाइलिंगुअल मेथड, ये क्या करती है कि जो ग्रामर ट्रांसलेटर, जिसे हम बोलते हैं जीटीएम मेथड, कि हम एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करके चीज़ों को सीख रहे हैं, उसके गुणों को क्या करती है? बताती है। कैरियज का मतलब बताती है अथवा दर्शाती है, ठीक है। मेरिट्स का मतलब गुणों को। डायरेक्ट मेथड को भी गुणों को बताते हैं। आर स्ट्रक्चरल अप्रोच, या फिर संरचनात्मक उपागम, ठीक है, अथवा डायरेक्ट मेथड। आपको पता है डायरेक्ट मेथड क्या होता है? हमको अगर जिस भाषा को सीखना होता है, किसी बस उसी माहौल में हमको ढालना होता है। जैसे अगर हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो हमको सीखना चाहते हैं तो हमको ऐसा माहौल देना पड़ेगा अपने आप को कि केवल हम अंग्रेजी भाषा के परिवेश में रहें, जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती हो, पढ़ाई जाती हो, लिखाई जाती हो, एक ऐसा जो कि एटमॉस्फियर हो। तब उस भाषा को सीखने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है। वहाँ पे अपनी मातृभाषा नहीं बोली जाती है, ठीक है। तो जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गया, आपका जो डायरेक्ट मेथड हो गया, और जो जीटीएम मेथड हो गया, इन सभी के गुणों को जो है कि ये जो विधि है, मतलब बाइलिंगुअल मेथड जो है क्या करती है? दर्शाती है अथवा बताती है। व्हेन वी यूज द वर्ड बाइलिंगुअल एज ए मेथड ऑफ टीचिंग, जब हम जो है कि शब्द बाइलिंगुअल द्विभाषिक शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब पढ़ाने की शिक्षण विधि के रूप में, ए फॉरेन लैंग्वेज, एक विदेशी भाषा के पढ़ाने की शिक्षण विधि के रूप में द्विभाषिक शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं, वी सिंपली मीन्स, हमारा सीधा अर्थ ये होता है कि यूज ऑफ चाइल्ड नेटिव लैंग्वेज एज ए मीडिया टू लर्न अननोन फॉरेन, मतलब जो बच्चा होता है उसकी मूल भाषा की जगह मूल भाषा एज ए मीडिया टू लर्न द एन अननोन, मतलब हम तो मूल भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम अंग्रेजी सीखते हैं तो वो जो फॉरेन इंग्लिश जो होती है वो हमारे लिए क्या होती है? एक अपरिचित फॉरेन लैंग्वेज के रूप में होती है। इट इज़ माइल्ड वे अप्रोच बिटवीन द ट्रांसलेटर ग्रामर एंड डायरेक्ट मेथड। ये जो होता है, मतलब जो विधि होती है, मतलब बाइलिंगुअल मेथड जो होता है, यह जीटीएम मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का क्या होता है? एक माइल्ड वे होता है, मतलब एक जिसको बोलते हैं सही तरीका होता है, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, जीटीएम मेथड क्या होता है और डायरेक्ट मेथड क्या होता है। इन सभी चीज़ों के अंतर्गत हमने सारी चीज़ों को जो है कि गेन कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 62 दिया है कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के क्या गुण और दोष हैं, उसको करा है एक्सप्लेन करने के लिए। ये क्वेश्चन आपका 2020 और 2021 में बार बार पूछा गया, और पिछले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है कि पूछा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं डॉक्टर वेस्ट का जो है कि उनके जो सिद्धांत थे, ठीक है, और जो मेथड थे उनके कौन कौन से मेरिट्स अथवा डिमेरिट्स, गुण अथवा, ठीक है, दोष है। फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉक्टर वेस्ट, ठीक है, न्यू मेथड,
कि जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड थे उसकी प्रमुख जो कि विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड उनकी जो विधि बताए थे उन्होंने, उसके क्या क्या लाभ हैं। तो पहला लाभ आप लिख सकते हैं कि इट इनहेंस वोकेबुलरी ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि ये जो विधि होती है, मतलब डॉक्टर वेस्ट की जो विधि है, ये छात्रों की वोकेबुलरी जो पावर है, जिसे शब्दकोश बोलते हैं, उसको क्या करता है, बढ़ाता है। इनहेंस का मतलब बढ़ाता है। सेकेंड आप लिख सकते हैं इट डेवलप्स द कंप्रहेंशन एंड द सेल्फ एक्टिविटीज विकास, कह रहा है कि ये जो है मतलब डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड जो है ये छात्रों के समझ को विकसित करता है एंड सेल्फ एक्टिविटीज़ और आत्म जो है कि क्रियाकलाप को विकसित करता है। विकास क्योंकि द मेन इन्फेसिस लाइज ऑन द साइलेंट रीडिंग, क्योंकि जो डॉक्टर वेस्ट की न्यू मेथड है यह छात्रों को शांत होकर पढ़ने के लिए बढ़ावा देता है। ठीक है। रीडिंग डेवलप्स स्टूडेंट्स टेस्ट ऑफ इंग्लिश, जो रीडिंग होता है, ठीक, इंग्लिश रीडिंग होता है, डेवलप विकसित करता है स्टूडेंट्स टेस्ट, मतलब कि जो बच्चों की चाह होती है इंग्लिश के लिए, जो बच्चों की चाह होती है उसको विकसित करता है। इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग, ठीक है, जो डॉक्टर वेस्ट की न्यू मेथड है वो विकसित करता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भर पढ़ने पर की आदत को विकसित करता है। पांचवा आप लिख सकते हैं कि इट डेवलप्स ए गुड फाउंडेशन फॉर एक्टिव वर्क इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है, ये बोलने और लिखने में जो सक्रिय कार्य होते हैं उसके लिए एक जो है कि अच्छी नींव को क्या करता है, विकसित करता है। ठीक है। बोलने लिखने में एक जो है कि सक्रिय कार्य के लिए अच्छे नींव को विकसित करता है तो मजबूत करता है। ठीक है। छठवां आप लिख सकते हैं द यूज ऑफ मदर टंग एट टाइम मेक्स द डिफिकल्ट टास्क ईजी। यूज ऑफ मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा का प्रयोग, एट टाइम मेक्स मतलब एट टाइम्स मतलब जब हम प्रयोग करते हैं, मेक्स द डिफिकल्ट टास्क ईजी, जो कठिन कार्य होते हैं उसको ईजी बनाता है। ठीक है। फ्रिक्वेंट रिपीटिशन ऑफ न्यू वर्ड्स, जो लगातार कोई भी वर्ड्स रिपीट हो रहा है, एक नया वर्ड, नया शब्द, हेल्प इन इंक्रीजिंग द वोकेबुलरी ऑफ पीपल्स, ठीक है, वोकेबुलरी पावर, जो शिक्षार्थी उनके वोकेबुलरी पावर को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, सहायता करता है। डिसएडवांटेज का मतलब होता है कि नुकसान क्या क्या होता है। डॉक्टर वेस्ट जो है, ठीक है, उनकी जो नई विधि है उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है। तो पहला आप नुकसान लिख सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड बिकॉज द अनड्यू एम्फेसिस गिवन ऑन रीडिंग, क्योंकि जो इनकी विधि है इसमें शांत होकर पढ़ने की बात कही गई है इनकी विधि में, डॉक्टर वेस्ट की विधि में। तो इस विधि से क्या होता है कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है विद्यार्थी का, कैन नॉट बी इम्प्रूव मतलब सुधरता नहीं जा सकता, बिकॉज क्योंकि अनड्यू एम्फेसिस इज गिवन ऑन रीडिंग, क्योंकि उन्होंने कहा था कि चुप होकर के पढ़ना है। ठीक है। इट कैन नॉट ओनली इम्प्रूव बाय द स्पीकिंग इन हियरिंग, यह केवल बोल करके अथवा सुन करके जो है कि सुधारा नहीं जा सकता। दिस मेथड टोटली इग्नोर्स द अदर थ्री एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, जो यह विधि होती है, मतलब कौन सी विधि है, डॉक्टर वेस्ट की न्यू मेथड जो होती है, ये पूर्ण रूप से इग्नोर मतलब इनकार करती है द अदर थ्री एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा के तीन महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उनको क्या करती है, नकारती है अथवा इनकार करती है। कौन कौन सा, लर्निंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग मतलब सीखना, लिखना और बोलना, एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ को, लर्निंग को, राइटिंग को और स्पीकिंग को, इन सभी चीज़ों को जो डॉक्टर वेस्ट की न्यू मेथड में दी है यह क्या करती है, इग्नोर करती है। ठीक है। समटाइम्स द टीचिंग ऑफ इंग्लिश बिकम्स, कुछ समय के लिए द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, जो अंग्रेजी पढ़ाना होता है, बिकम्स मतलब होता है, डल मतलब बेकार, जिसको बोलते हैं नीरस, एंड मोनोटानस, ठीक है, नीरस, बिकॉज क्योंकि ओनली वन एक्टिविटीज, केवल एक गतिविधि, रीडिंग जैसे गतिविधि हो गया, पढ़ना जो है कि हमारी एक प्रकार की गतिविधि है, इज प्रेस्यूडेड मतलब रोकी जा सकती है। रीडिंग एलोन कैन नॉट बी क्रिएट द डेवलपमेंट इंटरेस्ट इमंग द रीडर, कह रहा है केवल पढ़ना जो है कि छात्रों के बीच में, जो पाठक होते हैं उनके बीच में अभिरुचि को विकसित नहीं कर सकती। नॉट क्रिएट द डेवलपमेंट, नॉट की मतलब रचना नहीं कर सकती, एंड डेवलप इंटरेस्ट और अभिरुचि को विकसित नहीं कर सकती पाठकों के बीच में। केवल पढ़ना मतलब पढ़ करके कोई भी छात्र, ठीक है, उनमें ना तो रुचि विकसित होगी और ना तो वो रचनात्मक बनेंगे। ठीक है। पांचवा आप लिख सकते हैं दिस मेथड ऑफ इज नॉट साइकोलॉजिकली साउंड, ठीक है, मतलब कि जो ये विधि है यह साइकोलॉजिकली मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से, ठीक है, सही नहीं है, मतलब ध्वनि नहीं है, साइकोलॉजिकल रूप से ध्वनि नहीं है यह जो विधि है, बिकॉज क्योंकि इट रिक्वायर ए डिटैच्ड स्टडी ऑफ वर्ड, क्योंकि इसमें शब्दों के डिटैच्ड स्टडी की ज़रूरत होती है, एंड देयर यूज इन देयर रिस्पेक्टिव सिचुएशन, क्योंकि
एंड देयर और उनके रिस्पेक्टिव सिचुएशन में एंड सेंटेंस और वाक्य जो है कि इग्नोर किए जाते हैं, मतलब इनकार किए जाते हैं। दिस मेथड इग्नोर्स द सबकॉन्शियस इफोर्ट ऑफ द लर्नर्स। ये जो विधि होती है वह सबकॉन्शियस का मतलब होता है ध्यान, मतलब जो छात्र होते हैं उनके ध्यान को क्या करती है, भंग करती है। लर्नर टू लर्नर कंप्रीहेंशन, मतलब जो एक शिक्षार्थी है दूसरे शिक्षार्थी की समझ को क्या कर सकते हैं, भंग करती है, उनके ध्यान को भंग करती है ये विधि। ठीक है, ये हमारे डीमेरिट्स हैं। ठीक है, हियरिंग को भंग करती है, इंटोनेशन जिसको बोलते हैं लय को भी भंग करती है, आर्टिकुलेशन एक्सेट्रा। ठीक है, इस प्रकार से आप डिसएडवांटेज लिख सकते हैं डॉक्टर वेस्ट के न्यू मेथड की। क्वेश्चन नंबर देखिए, शिक्षित 3 दिया है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुके हैं, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है कि जो ऑडियो विजुअल टीचिंग सहायक सामग्रियां हैं, ठीक है, उनके विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि दिस टीचिंग एड्स आर यूज्ड टू फैसिलिटेट द बोथ ऑडियो एंड विजुअल एक्सचेंज एंड इनकरेज द लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग फंक्शन। कि जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती हैं वह ऑडियो और वीडियो जो दोनों होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, सुनने अथवा देखने के फंक्शन को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करती हैं। इस प्रकार दीज एड्स इन्वॉल्व द मोर देन द सेंस ऑफ सिमुलेटेनियस एंड लर्नर्स इज मोर एक्टिव। ये जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं ये इन्वॉल्व मतलब शामिल करती हैं मोर देन वन सेंस, एक सेंस से अधिक विचारों को क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। ठीक है, एंड लर्नर्स इज मोर एक्टिव। और इस जो है कि ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स में जो है कि अगर इस विधि से शिक्षा सहायक सामग्री से शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाता है तो इसमें छात्र जो लर्नर्स होते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, ठीक है, वो बहुत एक्टिव रहते हैं, जो सक्रिय रहते हैं। दिस इज मोस्ट इफेक्टिव एंड यूजफुल देन ईयरलियर, मतलब छोटे मोटे सहायक सामग्रियों से ये जो है कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं कंपेयरली, मतलब अपेक्षाकृत। द लर्निंग स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड मोर इजली एंड कम्प्रीहेंसिवली। जो लर्निंग स्ट्रक्चर होता है, सीखने की जो संरचना या फिर तरीका होता है, क्रिया होती है, कैन बी जनरेटेड मतलब बनाई जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है, मोर इजली और अधिक आसान, एंड कम्प्रीहेंसिवली मतलब अच्छे समझ के कारण से। दीज एड्स डेवलप द परसेप्शन ऑफ द लर्नर्स विच इज बेसिस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी कंसेप्ट। ठीक है, कि इन सहायक सामग्रियाँ, ये जो सहायक सामग्रियाँ विकसित करती हैं छात्रों के अंदर में आधारभूत समझ को भी, ठीक है, और किसी भी अवधारणा को भी क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को मतलब अवधारणा को विकसित करते हैं। टेलीविजन्स, जैसे टेलीविजन, फिल्म्स हो गया, रेडियो हो गया, टेप हो गया, आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। आपसे एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि ऑडियो विजुअल एड्स की क्या दीजिए एग्जाम्पल दीजिए, तो आप दे सकते हैं टेलीविजन, फिल्म एंड रेडियो, टेप आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल। देयर आर द कॉस्टली, ये महंगे होते हैं, एंड रेयरली यूज इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, और कभी कभार जो है कि टीचिंग लर्निंग स्थिति में जो है कि इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, राइट द जनरल एम ऑफ पोएट्री टीचिंग। पोएट्री टीचिंग के जो है कि सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको इसका उद्देश्य बताया हूँ। ठीक है, तो आप पहले लिख सकते हैं, द फोरमोस्ट पर्पज टीचिंग पोएट्री इज इनेबल टू स्टूडेंट द प्रेज ब्यूटी रिदम एंड स्टाइल। ठीक है, कि मतलब जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो सामान्य उद्देश्य होता है पोएट्री पढ़ाने का, ठीक है, वो छात्रों के अंदर ना एक सौंदर्यता को प्रेस करने के लिए, प्रशंसित करने के लिए, और रिदिम जिसको बोलते हैं एक तुक अथवा एक शैली में पाठ जो है कि पठन कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है या फिर प्रशंसित करता है। प्रेस का मतलब उनकी प्रशंसा करता है। सेकंड, टू टीच स्टूडेंट ए रिसाइट पोएट्री विद द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन। Subscribe to my channel.